दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में। दोस्तों आपको पता है कि इस समय हमारे द्वारा RO 2023 का बैच प्रारंभ किया गया है और हमने जो है हिंदी और जीएस की दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर आपको अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, आप जाकर उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं यदि आपको हिंदी और जीएस की क्रमशः और क्रमबद्ध ढंग से यदि आपको वीडियो पाना है तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जीएस के क्रम में आज हम लेकर आए हैं घटना चक्र की जो सामान्य अध्ययन की जो पुराने हल प्रश्न पत्र की जो बुक आई है उसको हम लेकर आए हैं ताकि आप लोग पुराने प्रश्नों से भी परिचित हो जाएं। ठीक है, अब समय बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इस बुक में जो भी पुराने प्रश्न दिए गए हम केवल उन प्रश्नों को टच करने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों का बहुत अधिक समय न बर्बाद हो और वीडियो काफ़ी लंबा न बने। इसलिए हम केवल प्रश्नों पर बात करेंगे, वरना यहाँ पर तथ्यात्मक नोट्स और इसकी व्याख्या भी दी गई है, लेकिन हम उसमें अगर उसे पढ़ने लगेंगे तो आपका काफ़ी समय जाया होगा और हमको केवल इस बुक से आपको ये जो पुराने प्रश्न पत्र आए हैं उनसे परिचित कराना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। ठीक है, तो हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए थे। तो कहाँ पर ये प्राप्त हुए थे दोस्तों? ये प्राप्त हुए थे आपके सराय नाहर राय से और महदहा से। ठीक है, तो इसमें ए और बी दोनों को आंसर माना गया है। सराय नाहर राय में भी और महदहा से भी, ये मध्य पाषाण काल में ये दोनों जगह से हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ये कथन और कारण दिया गया। ठीक है, तो पहला कथन क्या कह रहा है? कथन में कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतन काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। ठीक है, तो पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतन काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया और इसका कारण क्या बताया गया है? कारण बताया गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि कथन और कारण दोनों सही है या नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि कथन और कारण ये दोनों सही हैं। ठीक है, और कथन का जो कारण है वह कथन का सही व्याख्या करता है। ठीक है, चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए दोस्तों भीमबेटका प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? भीमबेटका। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मध्य पाषाण स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। इसमें कौन कौन से स्थल है? पैसरा, लेखहिया, बीरभानपुर और महदहा, ये 4 स्थल हैं जिसको आपको पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व जो है कि क्रम में मध्य पाषाण स्थल में आपका कौन कौन, पश्चिम में सबसे पहले कौन सा है? महदहा पड़ जाएगा। ठीक है, तो महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा लेखहिया, यह भी मिर्ज़ापुर में है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा पैसरा और बिहार में है जो कि, और बीरभानपुर ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व का इसका ये क्रम रहेगा। सबसे नंबर पे महदहा, फिर लेखहिया, फिर पैसरा, फिर बीरभानपुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, इस प्रश्न में आपका हड़प्पा संस्कृति की बस्तियाँ दी गई हैं एक तरफ और दूसरी तरफ दी गई है नदी जिस पर कि यह अवस्थित है, यानी किस नदी के किनारे कौन सी हड़प्पा संस्कृति की बस्ती अवस्थित थी। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं दोस्तों। ये है हड़प्पा। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पा था आपका रावी नदी के स्थित किनारे। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी के। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगा आपका हो जाएगा घग्गर नदी किनारे। ठीक है, कालीबंगा घग्गर नदी किनारे। और लोथल जो है ये भोगवा नदी किनारे स्थित है। ठीक है, और रोपड़ जो है ये सतलज नदी किनारे स्थित है। ठीक है, तो इसको जो है मैच कराना था। ठीक है, चलिए इसका आप लोग आंसर यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो हड़प्पा रावी नदी किनारे, कालीबंगा घग्गर के, लोथल भोगवा किनारे और रोपड़ सतलज नदी किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
आपका विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है। ठीक है, तो ये जानते ही हैं कि मोहनजोदड़ो से पाया गया है। विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार ये दोनों ही पूरा स्थल जो है आपका मोहनजोदड़ो से पाए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता ये जानी जाती है, तो किस किस के लिए ये जानी जाती है। अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए। तो दोस्तों इसमें से ये पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से किस चीज़ों के लिए जानी जाती थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ये इन चारों के लिए जानी जाती थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो इन चारों के लिए जानी जाती थी। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सा हड़प्पीय नगरी 3 भागों में विभक्त है। ठीक है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धौलावीरा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा। तो धौलावीरा एक ऐसा स्थल था जो कि 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, चलिए देखिए इसका हम बता दें थोड़ा सा व्याख्या में कि 3 भागों में कैसे विभाजित था। तो ये एक तो आयताकार नगर बना हुआ था और इसके 3 भाग कौन थे, किला, मध्य नगर और निचला नगर, इन्हीं 3 भागों में ये विभाजित था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है, यानी हाथी दांत का पैमाना किस नगर से मिला है। ठीक है, ये जो हाथी दांत का पैमाना था ये किस नगर से मिला है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखिए कालीबंगा, लोथल और तीसरा है धौलावीरा, चौथा है बनावली। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो हाथी दांत का पैमाना था वो कहाँ से मिला है, तो ये लोथल से मिला है। ठीक है, हड़प्पी संस्कृति का हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो खोजें हुई हैं हड़प्पा संस्कृति की, यानी खुदाई जो हुई थी और उन स्थलों की खोज की गई थी, तो उसे यहाँ पर मैच कराना है। ठीक है, सूची 1 से सूची 2 को मैच कराना है। ठीक, तो कौन कौन से स्थलों की कौन कौन लोग किन किन लोगों ने खुदाई की थी उसका आपको बताना है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा का दयाराम साहनी ने किया था, हस्तिनापुर का बीबी लाल ने किया था। ठीक है, तक्षशिला का जॉन मार्शल ने किया था और कौशाम्बी का NG मजूमदार ने किया था। ठीक है, ठीक, तो ये चारों आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अपना। हमारा यहाँ काम है आपको सॉल्व पेपर से परिचित कराना, जो पुराने पेपर आए हैं उनसे परिचित कराना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है। ठीक है, तो इन सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का क्रम आपको पूछा जा रहा है कि माया, एस्टेक, इंस्टिका कौन सा है। ये चारों जो है कुल अलग अलग सभ्यताएं हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, एस्टेक, माया, फिर मुइस्का, फिर इंका। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है सही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पुराना वेद आप जानते हैं ऋग्वेद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, यानी ऋग्वेद किससे संबंधित है, यजुर्वेद किससे संबंधित है, सामवेद किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसको हमको मिलान करना है। ठीक, ये जो चारों वेद दिए गए हैं ये किससे कौन संबंधित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद किससे संबंधित है दोस्तों, तो ऋग्वेद जो है आपका स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं से संबंधित है। ठीक है, यजुर्वेद किससे संबंधित है, तो यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड से संबंधित है। ठीक है, सामवेद किससे संबंधित है, तो सामवेद आपका संगीतमय स्तोत्र से संबंधित है। और अथर्ववेद किससे संबंधित है, तो ये तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लीजिए। तो देखिए ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, जिसमें कि कुल 10,552 ऋचाएँ हैं। यजुर्वेद में आपका स्तोत्र एवं कर्मकांड है। ठीक है, और सामवेद में आपका संगीतमय स्तोत्र है। ठीक है, इसके अलावा अथर्ववेद में आपका तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। ठीक है,
तो ये जो है चारों वेदों की खासियत थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद है तो वही ऋग्वेद है स्त्रोतों का संकलन है। ठीक है, ऋग्वेद क्या है? स्त्रोतों का संकलन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो दोस्तों अध्यात्म ज्ञान नचिकेता और जो यम, इन दोनों के बीच का जो संवाद है वो किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में। ठीक है, किस में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है? तो श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो कौन सा वह सर्प था जिसने समुद्र मंथन के दौरान अपने आप को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी वासुकी। वासुकी सर्प जो था इसी ने अपने को रस्सी के रूप में वहाँ पर प्रयोग किया, प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक कर्म कांड में होता यहाँ पे लिखा है लेकिन होत्र होता है दोस्तों। तो होता का संबंध है, तो होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से। ठीक है, तो ऋग्वेद में ये क्या होते थे? ये पुरोहित होते थे। ठीक है, जो होत्री होते थे ये ऋग्वेद के पुरोहित होते थे, जो कि इनका वाचन करते थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें कुल 10 मंडल, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं तथा 10,552 ऋचाएँ हैं। ठीक है, और एतरे एवं कौशतकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, और ऋग्वेद के पुरोहित को हम होता कहते थे। ठीक है, होता या होत्री कहते थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। तो ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग गाय के लिए किया गया था। ठीक है, अघन्या का मतलब होता है जिसकी हत्या नहीं की जाए। ठीक है, जो मारा जाने योग्य न हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। तो जीविकोपार्जन हेतु जो वेद वेदांग पढ़ाते थे उसको हम क्या कहते थे? उनको हम कहते थे उपाध्याय। ठीक है, उस समय क्या कहा जाता था? उनको उपाध्याय कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो गोपथ ब्राह्मण जो है ये किससे संबंधित है? तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, गोपथ ब्राह्मण किसका है? अथर्ववेद का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? ठीक है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? ठीक है, तो ये पहले जो है जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत को पहले जो है जय संहिता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, प्राचीन काल में। चलिए हम बौद्ध काल पे आ गए दोस्तों। वो प्राचीन काल चल रहा, क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता चल रहा था, वैदिक युग चल रहा था। अब हम बौद्ध काल पे आ गए। ठीक है, तो बौद्ध काल के प्रश्नों में देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख ने इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? ठीक है, जो लुम्बिनी था ये शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। ये किस राजवंश के अभिलेख से प्राप्त होता है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो ये मौर्य राजवंश के अभिलेख से प्राप्त होता है कि जो लुम्बिनी था वह शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अच्छा, वही प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा जा रहा है, रिपीट करके दूसरे ढंग से पूछा जा रहा है। तो कौन सा इसमें से अभिलेख था जो कि ये बताता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी ग्राम में हुआ था? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख। ठीक है, तो ये जो रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख है इससे यह सिद्ध होता है कि जो गौतम बुद्ध थे इनका जन्म जो है वो लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ठीक है,
और ये अभिलेख किसका था? अशोक का, सम्राट अशोक का था। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? ठीक है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो इसमें त्रिरत्न का अभिप्राय क्या है? यह है बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, तो ये त्रिरत्न कहे जाते थे। बुद्ध, धम्म, संघ जो है इनको मिलाकर त्रिरत्न कहा जाता था। ठीक है, इन्हीं से अभिप्राय है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ठीक है, तो बुद्ध जो है, जो महात्मा बुद्ध थे, ये कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उदयन के राज्यकाल में। ठीक है, उदयन का शासनकाल था, उस समय गौतम बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध जो है कौशाम्बी आए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध परिषद। ठीक है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन महाकश्यप ने किया था। किसने किया था? महाकश्यप ने। ठीक है, यानी जो प्रथम बौद्ध संगीति थी उसका संचालन किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दिया गया है कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन जो है ये वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? वैशाली में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा। ठीक है, जो सारनाथ में भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा बनी हुई है वो किसके शासनकाल में निर्मित की गई या बनाई गई है? ठीक है, तो ये गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, किस काल से संबंधित है दोस्तों? ये गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? ठीक है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा व्यक्ति इसमें अंतिम था? तो अंतिम था इसमें सुबुद्ध। कौन था? सुबुद्ध था। सुबुद्ध जो है बुद्ध द्वारा रूपांतरित व्यक्तियों में से अंतिम व्यक्ति था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो नागार्जुन जो है किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो ये माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। ठीक है, माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे ये। चलिए इसमें देख लीजिए। अगला प्रश्न है निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। ठीक है, चैत्य और बिहार में अंतर क्या था वो बता रहा है। देखिए लिखा है बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल था। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान है। ठीक है, दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। और लास्ट है डी आंसर है इसका। डी दिया गया है कि बिहार एवं चैत्य दोनों निवास स्थान था। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, जो चैत्य था ये पूजा स्थल हुआ करता था और जो बिहार था ये निवास स्थान हुआ करता था। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है सप्तपर्णी गुफा स्थित है। तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो सप्तपर्णी गुफा ये राजगृह में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सप्तपर्णी गुफा ये राजगृह में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। ठीक है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह कार्ले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? कार्ले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। तो वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? वल्लभी विश्वविद्यालय आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, डी गुजरात में। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है वल्लभी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कराना है। ठीक है, तो एक तरफ आचार्यों का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उनके सिद्धांतों का नाम दिया गया है। ठीक है,
तो किस आचार्य का कौन सा सिद्धांत था, ये हमको मैच कराना, ठीक है। तो लकुलिश का सिद्धांत कौन सा था, ये इनका सिद्धांत था पाशुपत्य। लकुलिश का सिद्धांत था पाशुपत्य। और नागार्जुन का क्या सिद्धांत था, तो नागार्जुन का सिद्धांत था शून्यवाद, ठीक है। नागार्जुन का सिद्धांत शून्यवाद था। अब भद्रबाहु का क्या था, तो भद्रबाहु का था जैन्स, ठीक है। भद्रबाहु किस सिद्धांत से थे, जैन से थे। गोसाल किसे थे, तो ये आजीवक से थे, ठीक है। ये आजीवक सिद्धांत से थे या संप्रदाय से थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए उसी की व्याख्या दी गई है कि लकुलिश जो है पाशुपात से थे, नागार्जुन शून्यवाद से थे, भद्रबाहु जैन से थे और गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय से थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न अब जैन धर्म से आ गया है। देखिए जैन धर्म में दिया गया है कि निम्नलिखित तीर्थकारों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से दिए गए हैं, ये अभिनंदन दिए गए हैं, विमलनाथ, मनु मुनि सुब्रत नाथ एवं पद्म प्रभु दिए गए हैं, ठीक है। तो आइए इनका काल देख लेते हैं। इनका काल जो है देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 4 2 3, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी 1 4 2 3, ठीक है। तो पहले नंबर पे आपका ये हो जाएंगे, क्या नाम है, अभिनंदन, और दूसरे नंबर पर हो जाएंगे आपके पद्म प्रभु, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपका हो जाएंगे विमलनाथ और चौथे पर हो जाएंगे आपके मुनि सुब्रत नाथ, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्थल दिया गया है, यहाँ पर संबंधित तीर्थकर दिया गया है, ठीक है। तो श्रावस्ती ऋषभनाथ ये संबंधित तीर्थकर है, यानी कि किस स्थल पर कौन से संबंधित तीर्थकर थे जैन धर्म में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, श्रावस्ती में कौन थे, ये संभवनाथ थे, ठीक है। श्रावस्ती में संभवनाथ थे। कांकदी में जो है आपका, कांकदी में ये सुविधिनाथ थे, ठीक है। और अयोध्या में कौन थे, तो अयोध्या में ऋषभनाथ थे, ठीक। और पभोसा में जो है आपके पद्म प्रभु थे, ठीक है। इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं। तो इसकी व्याख्या में आप देख लीजिए, श्रावस्ती में संभवनाथ, कांकदी में सुविधिनाथ, अयोध्या में ऋषभनाथ और पभोसा में पद्म प्रभु थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ। तो महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। तो ये क्या है, दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौशाम्बी है आपका। दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन है, कौशाम्बी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। अब देखिए शैव एवं भागवत धर्म आ गया है। तो नयनार कौन थे, प्रश्न है नयनार कौन थे। तो ये क्या थे, शैव थे, ठीक है। ये शैव थे, नयनार शैव थे, ठीक है। चलिए यहाँ पर फिर वही प्रश्न पूछा गया कि नयनार कौन थे। तो ये हो जाएंगे शैव धर्म अनुयायी थे, ठीक है, शैव धर्म अनुयायी थे। तो देखिए अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। तो भागवत संप्रदाय में कुल भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगी 9, ठीक है, 9 रूपों की संख्या है। अगला प्रश्न है कि बेसनगर अभिलेख जो है, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। तो बेसनगर का जो हेलियोडोरस था वो कहाँ का निवासी था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वह तक्षशिला का निवासी था। कहाँ का निवासी था, तक्षशिला का निवासी था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है, ठीक है। तो विष्णु के किस अवतार से सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बाराह, ठीक है। बाराह रूप में भगवान विष्णु को जो है सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हैं, ठीक है। कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। तो जो पुरी है, पुरी में आप जानते हैं कि ये पुरी जो है कहाँ पर है, पुरी है आपका उड़ीसा में, ठीक है। कहाँ पर है, उड़ीसा में है, ठीक है।
तो उड़ीसा में यह रथ यात्रा जो है किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो ये किसके सम्मान में निकाली जाती है? ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। ठीक है, भगवान जगन्नाथ के संबंध में ये पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और इस वीडियो सीरीज़ में यदि कोई संशोधन चाहते हो, या जैसे कि आप चाहते हो कि हम इसकी व्याख्या भी बता दें, या फिर आप यह चाहते हैं कि जो इसके साइड में जो वन लाइनर टाइप के जो है इसमें जो संबंधित तथ्य दिए गए हैं उसे भी हम बताएं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। इसके साथ साथ अगर ये हमारी सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो आप इसे कंटिन्यू करने के लिए भी हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप सब तक हमारी इस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। ठीक है, धन्यवाद।